अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं जी, और बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है जो कि है स्नेल्स लॉ के बारे में कि स्नेल्स लॉ क्या है। ठीक है, लाइट के स्टडी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या है जी? देखें, एक लाइट बल्ब जो है वो जल रहा है और वैक्यूम से या हवा से होती हुई रोशनी गिलास के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, ये एयर है, एयर से रोशनी गिलास में एंटर हो रही है और हमें पता है कि जब एयर से गिलास के अंदर रोशनी एंटर होगी तो वो अपने असल रास्ते से हट जाएगी। तो जब अपने असल रास्ते से हट जाएगी तो उसका कुछ रास्ता इस तरीके से बन जाएगा, यानी इसको इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुई है गिलास के अंदर तो उसने अपने रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। अब ये चेंज इसलिए किया है क्योंकि एयर जो है वो एक रेयर यानी हल्का मीडियम है और गिलास जो है वो एक भारी या डेंसर मीडियम है। और दूसरी वजह ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हवा के अंदर या एयर के अंदर जो है वो रोशनी की रफ्तार कुछ और होती है, लेकिन गिलास के अंदर उसकी रफ्तार कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो गिलास जो है वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस होता है, उसके अंदर रोशनी की रफ्तार कम हो जाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल जो है यहाँ पे लेट सपोज बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास बन रहा है वो 19.5 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और रोशनी जो है वो एक रेयर मीडियम यानी एयर से गिलास के अंदर एंटर हो रही है। तो हमने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल लिख दिया। इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल 19.5 डिग्री है। इसी तरह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होता है, लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंट अब हमारे पास 60 डिग्री का हो जाता है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होगा जो कि 35.5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल चेंज होता जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होगा। अब यहाँ पे एक और मीडियम जो है वो हम ले लेते हैं समझाने के लिए कि अब एक मीडियम तो एयर ही है हमारे पास, लेकिन दूसरा मीडियम अब हमारे पास वाटर है। यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास मीडियम गिलास है। ठीक है, डेंसर मीडियम हमारे पास गिलास है इन दोनों पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मीडियम है वो वाटर है। अब तो यहाँ पे भी उसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 50 डिग्री का बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 36 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, अब हम द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब स्नेज लॉ कहता क्या है? स्नेज लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल मीडियम इज द सेम। कि अगर आप एक रोशनी जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन के दरमियान जो रेशो होगी, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी उस वक्त तक जब तक आपका मीडियम जो है वो सेम है। ठीक है जी, तो मीडियम अगर आपका सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के दरमियान निस्बत की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये स्नेल्स लॉ है असल में। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि क्या वाकई इसी तरीके से होता है। देखें, इस यहाँ पे इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट एंगल है वो 30 डिग्री का है और रिफ्रैक्टेड एंगल 19.5 डिग्री का है। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी साइन रेशो लें, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 19.5 लें अगर हम,
तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 1.5। ठीक है, अब या दूसरी जगह पे आ जाएं, यहाँ पे भी देखें इन दोनों पॉइंट पे मीडियम सेम है, ग्लास ही है। तो अब हम यहाँ पे रेशो लेते हैं, देखें क्या आंसर आता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री का है और रिफ्रैक्टेड एंगल 35.5 डिग्री का है, तो अगर हम साइन के हिसाब से इनकी रेशो लें, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ 60 टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल साइन ऑफ 35.5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखें 1.5 ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखें कि इंसिडेंट एंगल भी चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर। ठीक है, लेकिन क्या है कि जब हम रेशो ले रहे हैं उनकी साइन के हिसाब से, तो उसका आंसर सेम आ रहा है। यही स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के दरमियान रेशो लें तो हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन शर्त क्या है कि मीडियम जो है वो चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, मीडियम चेंज ना हो रहा हो। अब मीडियम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखें, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसर मीडियम है वो हमारे पास वाटर है। तो अब देखिएगा इसका आंसर भी हमारे पास चेंज आएगा। तो इंसिडेंट एंगल 50 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल 36 डिग्री का है। तो जब हम रेशो लेंगे साइन ऑफ 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3। इन दोनों केसेस में सेम आंसर इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास जो डेंसर मीडियम है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब जब हम रेशो लेंगे साइन के हिसाब से इन दोनों मकाम पे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है जी, तो ये स्नेल्स लॉ कहता है। दोबारा पढ़ता हूँ, द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट अनटिल मीडियम इज द सेम। कि जब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के दरमियान जो रेशो होती है, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के दरमियान रेशो है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक आप मीडियम जो है वो चेंज नहीं करते। यानी सेम मीडियम के लिए साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल के दरमियान जो रेशो है उसका आंसर सेम आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ कहता है। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ जो है वो मज़ीद अगर हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लें और थोड़ा डिटेल में पढ़ें, तो देखें साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, पहले केस में हमने देखा था कि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का था और रिफ्रैक्टेड एंगल 19.5 डिग्री का था। अब उसकी वजह क्या थी कि जो हवा है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो तेज़ होती, ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो गिलास है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो होती है। तो उसकी वजह ये भी है कि जो एयर है वो रेयर मीडियम है, जबकि गिलास जो है वो एक डेंसर मीडियम है। तो अब हम एक फार्मूला निकालने जा रहे हैं जो कि आगे जाके हम न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे निकालेंगे और उसकी दो फॉर्म हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का है उसको हमने n1 कह दिया और उसकी वैल्यू हमेशा हम 1 लेते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, उसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट 1 रखी हुई है। और ये जो n2 है ना, ये असल में इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये n2 ही असल में हमने अभी फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालते हैं फार्मूले की मदद से, उसको हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे। देखें, जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है वो ये कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन कांस्टेंट। ये हमने लिख लिया स्नेल्स लॉ से। अब जो हमारे पास n2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है गिलास का। ठीक है, तो अब जब हम फार्मूला लिखेंगे ना तो n2 हम ऊपर की जानिब लिखेंगे। याद रखिएगा हमेशा इंसिडेंट एंगल है ना, साइन ऑफ इंसिडेंट, इसके ऑपोजिट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सामने लिखते हैं, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू n2 होगा डिवाइडेड है साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल के सामने क्या है, n1 आ रहा है। ठीक है, n1 किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये n1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल के सामने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास वो क्या है, वो n1 है। तो हमने साइन
आर के सामने जो है वो n1 लिखते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हम इस्तेमाल करके एक फार्मूला लिख सकते हैं। ये तो एक फॉर्म हो गई ना स्नेल्स लॉ के लिए, एक मेथड है, एक मेथड से हमने एक फार्मूला बना लिया इस तरीके से। ज़्यादा सिंपल तरीका जो है वो मेरे ख्याल से मेथड 2 है। और वो मेथड 2 क्या है, वो बहुत आसान है जी। ज़रा देखें, हमने इस डायग्राम को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जी, ठीक है, जो कि आपके सामने बनाया गया ब्लैक बाउंड्री के साथ, और दूसरा निचले वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि आपको ग्रीन बाउंड्री के साथ नजर आ रहा है। तो दो हिस्से कर दिए। अब दो हिस्से कर दिए तो देखें ज़रा, इसके लिए फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा, n1 साइन इंसिडेंट एंगल। ये एक पूरा खाना है ना, इस खाने में जो कुछ भी है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद उसका इंसिडेंट एंगल आ रहा है वो हम लिखेंगे साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, निचले वाले खाने में क्या है। अच्छा, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक बेसिकली फार्मूला बनाना चाह रहे हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सारा काम करें। निचले वाले खाने में अगर आप देखें तो निचले वाले हिस्से में n2 आ रहा है वो लिखें, और साथ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है वो लिखें। तो ये सेकंड मेथड है स्नेल्स लॉ को लिखने का। ठीक है, पिछले हिस्से में तो हमने स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, लेकिन स्नेल्स लॉ की प्रॉपर लिखने का क्या तरीकाकार है, वो ये दो मेथड इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, तो हम मोस्टली जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यही दो फार्मूले, या ये निचले वाला फार्मूला या ऊपर वाला फार्मूला, कोई भी आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि स्नेल्स लॉ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।